अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, हमारा डिसीजन मेकिंग का आगाज़ करते हैं। हमारे जो टॉपिक है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हमारे कोर्स के अंदर है। एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग होती है। लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे अरसे के लिए हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, तो वो वाला होता है। ये आप MFA में पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे डिसीजंस हैं जो हमें करने होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर है, आपके पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो आपको उसके अंदर देखना है कि आप प्रोडक्शन किस किस तरीके से करें। मेक और बाय डिसीजन है, आप खुद बनाएं या मार्केट से ख़रीद लें और फिर आगे बेच दें या उसको यूटिलाइज कर लें। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन, कोई एक आधी दफ़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है वन ऑफ कभी, और उसको आपने कैसे लेकर चलना है। तो ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के जितना भी कॉन्सेप्ट है, रेलेवेंट कॉस्टिंग के जितनी डिसीजन मेकिंग है, वो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट डिसीजन, आपने प्रोडक्ट इकट्ठी बना ली और प्रोसेस एक जगह से आपने कर लिया, तो अब जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी डिसीजन मेकिंग है। फर्दर प्रोसेसिंग, अब आपने एक प्रोसेस से गुजरे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर आए, अब यहाँ पर से 100 रुपये का ये सेल आउट हो सकती है, दूसरी प्रोडक्ट 80 रुपये की सेल आउट हो सकती है। अब देखना ये है कि इसको फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, प्रोसेस 2 के अंदर लेकर जाएं या ना लेकर जाएं। जब आपने ये डिसीजन करना होगा तो फिर आप इंक्रीमेंटल के हिसाब से देखेंगे कि आपको मज़ीद बाद में सेल कितने की होती मिल रही है और आपको मज़ीद प्रोसेस 2 में ख़र्चा कितना होता हुआ मिल रहा है। तो इंक्रीमेंटल आपकी 100 से 200 पहुँचे तो आपको बेनिफिट हुआ 100 का, ख़र्चा आपका 80 का हुआ तो आपको बेनिफिट है। देयर आर चांसेस कि आपका बेनिफिट 100 हो और ख़र्चा आपका 110 हो, तो यहाँ पर आपको नुकसान है। शट डाउन डिसीजन, प्रोडक्ट की शट डाउन वगैरह। अब हम आते हैं बच्चों कि हमारे ये डिसीजन सारे जो हैं ये पेपर में करने किस तरह से हैं, उनका वे आउट, उनकी समरी, उनके फॉर्मेट की समरी। हम CMA में कहते हैं फॉर्मेट नहीं बन सकते, हम फॉर्मेट के ऊपर काम करें तो फॉर्मेट बनाए जा सकते हैं। और चंद ही डिसीजंस हैं ना हमारे, कोई ज़्यादा तो नहीं है। कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई फिट इन नहीं बैठ रहे होंगे इन चीज़ों के ऊपर, बाकी सारी चीज़ें फिट इन बैठ रही होंगी। तो हमने क्या करना है, हमने अपने लिए फॉर्मेट्स बनाने हैं। आपने अपने लिए बनाने हैं, मैंने आपके लिए बनाकर दे दिए हैं, ऐसे मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने तो अपने लिए बना दिए हैं और मैंने इन्हीं फॉर्मेट्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व भी कर दे दिए हैं आपको बुक के अंदर। तो चॉइस इज़ योर्स, आप इनको फॉर्मेट्स को फॉलो कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चन किसी हद तक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेपर में हमें समझ नहीं लगती क्वेश्चन को आगाज़ कैसे करना, डिस्पाइट इस चीज़ के कि हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स रिसोर्सेज का, यह डिसीजन मेकिंग मेक और बाय का है, यह डिसीजन मेकिंग फलानी चीज़ का है, हमें समझ भी लग जाती है, फिर भी हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना नहीं आ रहा होता। तो ये स्टार्टिंग है कि आपको किस फॉर्मेट के ऊपर जाना है। तो पहली चीज़, हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स है, आपके पास हो सकता है लेबर आर ना हो सकता है मशीन आर्स की शॉर्टेज है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, आप
सेल्स में से, सेल प्राइस में से, प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, आप पहुंच जाएंगे कंट्रीब्यूशन पर। कंट्रीब्यूशन या सेविंग है बेसिकली, ये क्या है, आपने सेविंग की है, सेविंग अर्न की है और इसको लिमिटेड रिसोर्स पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लिमिटेड रिसोर्स पर यूनिट, ये लेकर आएंगे तो डिवीजन होगी तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने क्या करनी है, रैंकिंग करनी है। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर स्केर्स रिसोर्स देगा वो आपकी पहली रैंकिंग हो जाएगी कि वो चीज़ें पहले बनाएं और दूसरी चीज़ें बाद में बनाएं। अगला डिसीजन आपका मेक और बाय डिसीजन होता है बच्चों। आप खरीदें या बेचें, खरीदें या बनाएं। अब इसके अंदर अगर कोई स्केर्स रिसोर्सेज की कहानी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट आपको देखना होगा कि मेरी बाइंग की कॉस्ट क्या है और मेरी बनाने की कॉस्ट क्या है। इसके अंदर भी यही चीज़ फॉलो की जा सकती है कि बाइंग की कॉस्ट में से आप प्रोडक्शन की कॉस्ट माइनस कर दें तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट चेक कर लें और इसको अलग-अलग कॉस्ट का कंपैरिजन भी किया जा सकता है कि ये ए की कॉस्ट है, ये बाय करने की कॉस्ट है, अब ये बनाने की, ये बाय करने की, जो सी कम है वो चीज़ ऑप्शन आप टिक कर दें, क्या दें कंक्लूजन में कि चूंकि इसकी कॉस्ट कम है लिहाजा ये वाला ऑप्शन। कॉस्ट ऑफ बाइंग विद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट लेनी होती है जो डिसीजन की वजह से चेंज हो रही हो, जो उस डिसीजन से रिलेटेड हो। और रैंक द गुड इन ऑर्डर ऑफ सेविंग इफ गो फॉर बाइंग। तो अगर आपकी सेविंग ज़्यादा है बाइंग करने में तो उस ऑर्डर में आप क्या कहेंगे कि मैं इस ऑर्डर में बाइंग करूंगा, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। समा वंस अगेन इस डिसीजन को कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट भी चलाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तीसरी चीज आती है, तीसरी भी लिमिटेड रिसोर्स पर है और पहली भी लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ है कि मेक और बाय आपने करना है या आउटसोर्सिंग का डिसीजन करना है जब आपके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। तो फिर क्या होगा, आप कुछ प्रोडक्शन कर पाएंगे अपनी प्रोडक्शन की रैंकिंग के हिसाब से और कुछ आपको बाइंग करने के लिए जाना पड़ेगा। जब ऐसा काम होगा तो आपको किस तरीके से करना है, ये वाला काम स्केर्स रिसोर्सेज वाला काम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को आराम से पता है कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, स्केर्स रिसोर्सेज लेने हैं पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर स्केर्स रिसोर्सेज लेना है। इसी पैटर्न के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर भी पैटर्न सेम के ऊपर काम हो सकता है। सिर्फ चेंज क्या करनी है आपने, सेल प्राइसेस की जगह पर बाइंग कॉस्ट ले आनी है। क्या करनी है, सेल प्राइस की जगह पर बाइंग कॉस्ट ले आनी है और कुछ भी चेंज नहीं आनी। मसलन आप क्या करेंगे, इस केस के अंदर आप कहेंगे कि मैंने बाय किया है, बाय करूंगा प्रोडक्ट से 1500 की बाय होगी, ठीक। फिर लेस आपने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही करना है, ठीक। अब वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये सारे के सारे खर्चे आपने ऐड अप किए और आपके खर्चे बने 1200। अब आपने सोचना है, इधर भी सोचते थे, इधर तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आया है ये सेविंग है, एक लॉजिक समझ लगती है कि यार ये सेविंग है, ठीक है। यहां पर सेविंग सोचनी है कैसे है, यहां पर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 300 आया, इसको बोलेंगे सेविंग होगी इफ आई गो फॉर प्रोडक्शन। अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो क्या मेरी बचत हो रही है, बाय से बाय करूंगा तो 1500 का बाय करना पड़ेगा, यहां पर मैंने खुद बनाया तो 1200 का बनेगा।
तो मेरी क्या बन गई, बचत हो गई। तो इट इज जस्ट लाइक अ कंट्रीब्यूशन बचत। इसी को, इस बचत को, इस सेविंग को, इसको एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो, कि ये अगर मैं बाय करना चाहता हूं, अगर सोचने का अंदाज है ना, अगर मैं प्रोडक्शन करने जाता हूं तो ये इसी चीज को मैं बाइंग बचत बोल सकता हूं, 300 रुपए की बचत है। अगर मैं कहता हूं कि नहीं मैं बाय करने जाता हूं, तो बाय करने की फिर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है कि 1200 से मुझे ऊपर जाके 300 रुपए ऊपर जाके बाय करना पड़ेगा। ऐसे सोचने का अंदाज हो सकता है। लेकिन अपने आप को एक पैटर्न के ऊपर लेकर आए, सेम पैटर्न के ऊपर लेकर आए, सेविंग के अंदाज से ही आराम से सोचेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे हो जाएंगे। मीन्स मैं आपको ये दोनों चीज़ें एक ही पैटर्न के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी थिंकिंग पेपर के अंदर हो कि यार बस इतना सा चेंज करना है, इधर बाइंग कॉस्ट लेकर आनी है, बाकी पूरा पैटर्न क्या है, सेम है। तो सेविंग इफ गो फॉर प्रोडक्शन, फिर आप आगे वही वाला काम करेंगे कि आपके जो भी स्केर्स रिसोर्सेज हैं पर यूनिट, वो ले लेंगे। ये ए कह दें, ये बी कह दें, तो ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो आपका आंसर आएगा सेविंग पर स्केर्स रिसोर्स, और उसकी बेसिस के ऊपर रैंकिंग हो जाएगी। तो ये हो गया आपका थर्ड थिंग का जो आपका वे होना चाहिए। अब आता है आपका शट डाउन का डिसीजन। शट डाउन ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बंद करनी। शट डाउन के केस में कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट देखा जाता है कि शट डाउन करने के खर्चे क्या हैं और शट डाउन करने के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर मेरे बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे शट डाउन करने के मेरे खर्चों से, तो मैं शट डाउन कर दूंगा। अगर मेरे बेनिफिट्स कम होंगे शट डाउन के खर्चों से, तो मैं नहीं बंद करूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है, बेनिफिट वर्सेस कॉस्ट देखना है। बेनिफिट्स ऑफ शट डाउन क्या हो सकते हैं, फिक्स कॉस्ट दैट कैन बी सेव एज अ रिजल्ट ऑफ शट डाउन। हम फिक्स कॉस्ट क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वो जो वेरिएबल खर्चे हैं वो तो होनी है तब है ना, जब मैं बनाऊंगा तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो फिर बचत कौन सी हो सकती है, मैं एक प्रोडक्ट बंद कर देता हूं तो बचत क्या होगी भाई, जो मशीन चलनी है, जो मशीन के अपने खर्चे हैं, जो मैंने गार्ड्स रखे हुए हैं फैक्ट्री के अंदर, या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मैंने काम किए हुए हैं, वो बचत हो जाए, उनकी वो अवॉइड हो जाए। तो जिस हद तक मैं अवॉइड कर सकता हूं वो वाले खर्चे आपके लेने होंगे, ओनली अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट लेनी है। ये आपकी क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। और कॉस्ट शट डाउन क्या है भाई, मैं जो कमा रहा था वो अब मैं फोरगो करूंगा, जो मैं कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा अब वो नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए एक और फॉर्मेट हो गया शट डाउन के लिए। भले ये एक पेज के ऊपर मुहित करके हो, लेकिन लॉजिक ये वाली आएगी, और इन लॉजिक्स के ऊपर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन किसी ना किसी डगर पर पहुंच जाएगा। होता क्या है, होता यह, हम मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं, यार ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, समझ नहीं लग रही करना क्या है, डेस्पाइट कि वो इन्हीं कोई 5-6 चीज़ों में से किसी एक के ऊपर होता है, और हमें यह ज़रूर पता चल जाता है यार ये फर्दर प्रोसेसिंग का क्वेश्चन आया है, या ये मेक और बाय का क्वेश्चन है। और फॉर्मेट ना होने की वजह से हम उस क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाते कि अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या हो, मैं कैसे करूँगा। तो अपने लिए क्या करें, कुछ फॉर्मेट डिवाइस कर लें, उन फॉर्मेट्स को 2-4-5 दफ़ा लिखें। उस हाथ तो हैं, एक पेज के ऊपर मैंने समराइज कर दिए हैं, तो आप भी तो एक पेज के ऊपर लिख सकते हो ना, ठीक है। शट डाउन हो गया, शट डाउन ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का शट डाउन करना। अब थोड़ा से फर्क के साथ शट डाउन ऑफ प्लांट है, मैं प्लांट ही बंद कर देता हूं फॉर टेम्परेरीली, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए,
मैंने ये सोचा कि यार 1 साल के लिए प्लांट बंद कर देते हैं, हालात बेहतर होंगे, साल बाद खोल लेंगे। अभी हालात डाउन है, जैसे आप कह सकते हैं आजकल हालात हैं, तो आजकल के हालात के हिसाब से अगर देखें तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आराम से बन सकता है, शट डाउन ऑफ प्लांट। ऐसे ही है ना आजकल के। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पेपर बना रहे होंगे तो वो भी तो करंट ही रहते हैं ना, हमारे साथ ही रहते हैं, उनको भी सिनेरियो का पता है। वो कहेंगे यार ये आजकल के ऊपर बड़ा फिट बैठ रहा है, मैं क्यों ना इसके ऊपर क्वेश्चन बना दूँ। ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता, इट इज़ पॉसिबल कि वो कुछ और पूछ ले। ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, हालात हाजरा को दरमियान में बात करने को दिल किया। तो शट डाउन ऑफ अ प्लांट, अगर प्लांट शट डाउन हो जाए कुछ अरसे के लिए कि यार इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर खोल लेंगे, 6 महीने बाद खोल लेंगे, साल बाद खोल लेंगे, अभी बंद कर देते हैं। अब अगर बंद करेंगे तो बेनिफिट ऑफ शट डाउन होंगे। वंस अगेन बेनिफिट और कॉस्ट। अब बेनिफिट कौन से लेने? अब फिक्स कॉस्ट दैट कैन बी सेव्ड ओनली ऑफ प्लांट फिक्स कॉस्ट। प्लांट से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट लेनी है आपने, और वेरिएबल तो वैसी साइड पे हो जाती है ना इस केस के अंदर। अब ये वाले डिसीजन फिक्स कॉस्ट के ऊपर कहानी खेलते हैं, ओनली अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट लेनी है। वेरिएबल कॉस्ट इधर नीचे जाके आ रहा है, कंट्रीब्यूशन फोरग्राउंड भी तो बनाना है ना, कैसे बनाओगे? सारे वेरिएबल खर्चे लिखोगे तो आएगा ना। तो ये नहीं है कि जी वो निकल ही गया, तो वो चीज़ छुपी होगी, वो भी बनानी होगी। लेकिन वे आउट हमारा एक होगा कि यार एक हमने हेडिंग दी बेनिफिट्स, एक हेडिंग सेंटर में जाके पेज के दी कॉस्ट्स, उन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मेरा आंसर आएगा। और बेनिफिट्स क्या है? फिक्स कॉस्ट का सेव हो जाना रिलेटेड विद द प्लांट। और दूसरा खर्चे क्या है? मैं कंट्रीब्यूशन 4 को जो कर रहा हूं, तो मैं कंट्रीब्यूशन बनाऊंगा, क्वेश्चन के अंदर डाटा होगा, उससे मैं कंट्रीब्यूशन बनाऊंगा और फिर मैं डिसीजन कर दूंगा कि अगर मेरे बेनिफिट ज़्यादा होंगे तो मैं शट डाउन कर दूंगा, अगर बेनिफिट कम होंगे तो शट डाउन नहीं करूंगा। तो अभी तक अगर आपने देखा हो तो अभी तक 2 ही डिसीजन मेकिंग की है हमने एक हिसाब से। एक स्केर्स रिसोर्सेज की डिसीजन मेकिंग एक ही पैटर्न के ऊपर, और दूसरी शटडाउन की डिसीजन मेकिंग एक ही पैटर्न के ऊपर। कितने हो गए? मैंने 5 पढ़ा दिए हैं सिलसिले, लेकिन हैं क्या लॉजिकली अभी तक? पैटर्न क्या है? 2 है। फर्दर प्रोसेसिंग का एक टोटली डिफरेंट पैटर्न है, उसके अंदर ये वाला काम होगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स लेनी होगी, इंक्रीमेंटल सेल लेनी होगी। मजीद खर्चा क्या हो रहा है? इससे पिछला काम इररेलेवेंट, वो रेलेवेंट बहुत रेयर हो सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ मिक्स करके बनाया जाए। मींस अगर मैं कहूं प्रोसेस कॉस्टिंग की इस कॉस्ट को रिलेट कर दूं इधर की कॉस्ट से, परसेंटेजेस वगैरह लगा के, तो फिर ज़रूर किया जा सकता है कि ये वाली बनाओगे तो ये वाली बनेगी। इस तरह की हरकतें करके ज़रूर किया जा सकता है। अदरवाइज एज सच इससे पिछले खर्चे क्या है, वो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आने, वो पास्ट हैं, संक हैं। क्वेश्चन बनाने वाले का ज़रूर मैंने माइंडसेट के हिसाब से ये कह रहा हूँ कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर मैंने फिनिश गुड की वैल्यूज़ निकालता हूँ, इसकी एक कॉस्ट निकलेगी, उसको मार्कअप मार्जिन लगाऊं तो सेल प्राइस बने, ठीक, और उसके अंदर कहूं कि इससे 20% ऊपर जाना है, आपकी ये वाली प्राइस बनेगी। अगर मैं इस तरह के कोई मैथमेटिक्स से रिलेशन लगाऊं तो फिर ज़रूर इसको रिलेटेड किया जा सकता है डिसीजन मेकिंग में, फर्दर प्रोसेसिंग में। लेकिन जेन्युइनली पास कॉस्ट क्या है? संक है। क्वेश्चन बनाने का मैंने आपको आइडिया ज़रूर दे दिया कि इस तरह से रिलेट किया जा सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए, इस अगली डिसीजन मेकिंग के लिए ये फारिग है। फर्दर प्रोसेसिंग, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इजाफी रेवेन्यू 100 से 200 तक का पहुंचा, 100 हुआ, और इंक्रीमेंटल खर्चा जितना अगले प्रोसेस में होना है वो देखना है कि प्रोसेस करें या ना करें। तो एक प्रोडक्ट ये वाली प्रोसेस करनी चाहिए और ये वाली प्रोडक्ट
नहीं करनी चाहिए, जिसमें खर्चा ज़्यादा है। तो ये तीसरी किस्म का हो गया। इंक्रीमेंटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स दोनों? हाँ, इंक्रीमेंटल में तो सब कुछ आएगा। अवॉइडेबल जो रिलेट कर रहा हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, कुछ चेंज आ रहा हो। मसलन यहाँ पर फिक्स कॉस्ट थी, आपने पूछा कि डायरेक्ट और फिक्स दोनों ऐसे ही पूछा ना, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख रुपया। ये अगर मैं करता हूँ तो फिक्स कॉस्ट 2,30,000 होती है, तो इसका मतलब है 30,000 तो इस डिसीजन की वजह से चेंज हुआ ना। तो डिसीजन की वजह से जो से भी खर्चे चेंज हो रहे हैं वो इंक्रीमेंटल कंसिडर हो जाएंगे। इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है। और वन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ये पूरे का पूरा आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर है। तो रेलेवेंट कॉस्टिंग तो जब भी आ जाती है तो वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में, अगर वो फुल फ्लेज क्वेश्चन दे तो एक अलग से ही क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आसान तरीन क्वेश्चन में से कंसिडर होता है। ऐसे ही है ना उसमें से कोई ना कोई तो आम जनरल नॉलेज ही अप्लाई करते हुए कुछ ना कुछ कर जाता है, कोई गलत ही सही लेकिन कर जाता है, कोई थोड़े बहुत मार्क्स ले जाता है। अच्छा जी, स्केर्स रिसोर्सेज, अब ये मैंने दोनों को पैरेलल कर दिया हुआ है, नथिंग एल्स। जो ऊपर मैंने कहे थे ये दोनों चीज़ें सेम है, उनको मैंने पैरेलल कर दिया कि अब जनाब फ़र्क सिर्फ बाइंग कॉस्ट और इधर सेल का है, नथिंग एल्स। बाकी ऊपर जो फॉर्मेट लिखा हुआ वही वाला फॉर्मेट कॉपीड है। तो ये हमारी 6-7 किस्म की डिसीजन मेकिंग है। कोई इसके अलावा कोई जनरल किस्म की हो तो अलग है, जो कि स्पेसिफिकली बनती हैं, उनके सारों के फॉर्मेट्स ये हैं। आप इनको 2-3 दफ़ा पढ़ें, और उनको भी मैंने समराइज करने की कोशिश की है 3 के अंदर, शटडाउन और स्केर्स रिसोर्सेज की बेस शटडाउन और फर्दर प्रोसेसिंग। तो 3 किस्म के हिसाब से मेजरली फॉर्मेट्स क्या बनते हैं, 3 किस्म की माइंडसेट्स बनते हैं, इससे ज़्यादा माइंडसेट्स बनते नहीं हैं। ये इसका कहानी तो अलग से है ना, रेलेवेंट कॉस्टिंग की कहानी। तो बाकी जो डिसीजंस करने पड़ते हैं उनमें से मैंने कोशिश की है कि इस वक्त आपको करवाते हुए बस ये 3 की माइंडसेट बनाऊं, ताकि मजीद आपका क्या हो जाए, शॉर्ट काम हो जाए। अब बच्चों हम डिस्कस करते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग को, रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, उसकी रूल्स को रिवाइज करते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट है क्या? ये कैश फ्लोज हैं दैट विल अकर इन द फ्यूचर एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग द डिसीजन। ये है हमारी बेस, डिसीजन की वजह से जो चेंज आनी है, ये हमारी क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट है। अब जो हमें ज़रा थ्योरेटिकली चीज़ दी गई है वो ये है कि रेलेवेंट कॉस्ट में शामिल है पहले नंबर पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। कौन सी चीज़? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। उधर ही रखेंगे, जनरल लेकर आए। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट्स, अवॉइडेबल कॉस्ट्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। ठीक है जी। इसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट इजाफी, जितनी आप डिसीजन की वजह से चेंज आएगी, बढ़ेगी। जो फिक्स कॉस्ट की भी अभी बात की थी वो क्या थी, बढ़ेगी, तो वो डिसीजन मेकिंग का क्या बन जाएगी, पार्ट बन जाएगी। और हमारी रेलेवेंट कॉस्ट पूरी डिसीजन मेकिंग में अप्लाई होती है। एडिशनल कॉस्ट दैट विल अकर इफ पर्टिकुलर डिसीजन टेकन, ये हमारी बेस है। कोई चीज ना समझ लग रही हो तो इस रूल के ऊपर को फॉलो कर लो। डिफरेंशियल कॉस्ट है, ये भी वही बात कि पहले क्या थी बाद में क्या है, उन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये जनरली इस डिसीजन की वजह से आपको खर्चा पड़ा है, नाम चेंज हो रहे हैं। अवॉइडेबल कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो आप अवॉइड कर सकते हैं
अगर आप ये डिसीजन ना लेते तो ये अवॉइड हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजन लिया है तो फिर ये रिलेट किया डिसीजन की वजह से। कॉस्ट दैट कैन बी सेव्ड इफ डिसीजन नॉट बीन टेकन एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या बेनिफिट फोरगो कर रहे हो, क्या खर्चे कर रहे हो। इसमें बेनिफिट भी आ सकता है, समटाइम्स क्या होता है हमें अपॉर्चुनिटी इनकम भी आ जाती है समटाइम्स। उसकी एक मिसाल कि मैंने डंप करना है, मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, मैंने क्या करना है, डंप करना है, फेंक कर आना है, और उसको फेंक कर आने पर मेरा 3000 का खर्चा हो जाना है, जस्ट फेंक के आना है, कोई उससे हासिल नहीं होना। तब मेरा 3000 जो खर्चा होना है, अगर मैं इस डिसीजन में इस मटेरियल को यूज कर लेता हूं तो मुझे क्या होगी, असल में खर्चा नहीं पड़ा, बचत हो गई उल्टी, कि मैंने वो 3000 इस डिसीजन की वजह से मैंने यूज किया तो वो 3000 ले जाने का खर्चा बच गया। ठीक, वो रिलेट कर रहा होगा। तो समटाइम्स आपको रेलेवेंट कॉस्ट की बजाय इनकम हासिल हो जाती है, उलट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा जी, relevant cost of material, labor and overhead are the additional cash flows that will be incurred or benefit that will be lost by using the material for the purpose that it is under consideration or arise as a direct consequence of decision। ठीक है जी, तो मटेरियल लेबर वगैरह का भी खर्चा, अभी इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। ये सारी बातें जो ऊपर लिखी हुई हैं ये उनकी समरी है, लेफ्ट और राइट, रेलेवेंट और इररेलेवेंट करके। तो वही वाली खर्चे लेने हैं जो इंक्रीज डिक्रीज या चेंज हो रही हैं ड्यू टू द डिसीजन। और हमारे तमाम के तमाम वेरिएबल खर्चे क्या होते हैं, यूनिट्स की वजह से अप भी होते हैं, यूनिट्स की वजह से डाउन भी होते हैं। तो इसका मतलब जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं वो क्या है, रेलेवेंट है। फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट है जो इंक्रीमेंटल हो या जो डिफरेंशियल हो। इस डिसीजन की वजह से अगर बढ़ रही है तो वो रेलेवेंट खर्चा होगा, सिर्फ डिफरेंशियल लेनी है, इंक्रीमेंटल लेनी है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कोई एडिशनल कॉस्ट आपको इनकर हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, इस डिसीजन की वजह से मजीद इनकर हो रही। पहले मैंने लेबर रखी हुई थी 6 बंदों की, अब इस डिसीजन की वजह से मुझे 2 बंदे मजीद रखने पड़े, तो ये 2 बंदों की जो लेबर है वो क्या होगी, इंक्रीमेंटल होगी। बाकी सबको मैं दे रहा हूँ पहले पैसे, एडिशनल होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कौन सा मैं बेनिफिट फोरगो कर रहा हूं, एक अल्टरनेटिव चूजिंग वन अल्टरनेटिव व्हाइल लूजिंग द अदर, दूसरे को आपने लूज किया, एक को आपने ऑप्ट किया। इररेलेवेंट खर्चे, तमाम की तमाम एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो इररेलेवेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड, जो हम ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं या अप्लाइड लफ्ज लिखा हो, वो क्या है, इररेलेवेंट। पास कॉस्ट, संक कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट क्या है, इररेलेवेंट है। कमिटेड कॉस्ट्स, मैंने कमिट किया हुआ है कि यार मैंने शॉप ली है रेंट पर और मैंने कहा कि मैं 1 साल का किराया दूंगा ही दूंगा। आई हैव कमिटेड, चाहे मेरा बिजनेस चले या ना चले। मैंने 6 महीने 7 महीने काम किया और वो बिजनेस नहीं चला, अब अगले 5 महीने का मुझे किराया देना ही देना है। मेरे पास एकदम से एक प्रोजेक्ट आ गया, यार ये तो कर दो। अब उस प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, मैंने तो कमिट किया हुआ है पहले से, मुझे देने ही देने हैं, चाहे मेरा ये प्रोजेक्ट आए या ना आए। तो इस वजह से कमिटेड कॉस्ट या ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। कमिटेड कॉस्ट या ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स ये क्या है, इररेलेवेंट है। ऐसे खर्चे जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये इररेलेवेंट है। अब बढ़ते हैं हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की रिवीजन पर।
मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट। हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, जनाब मटेरियल स्टॉक में है, या तो आंसर यस आएगा या नहीं आएगा। अगर तो आ जाए यस तो इधर आएंगे, अगर आ जाता है नो तो इधर आएंगे। अगर नहीं है तो मुझे बाहर से बाय करना पड़ेगा। मैं रेलेवेंट कॉस्ट लूंगा इक्वल टू जो मेरी परचेजिंग है, जितने में मैं परचेज करूंगा, परचेज कॉस्ट लूंगा। अगर मेरे पास मटेरियल स्टॉक में मौजूद है तो एक और क्वेश्चन ज़हन में आएगा, क्या ये वाला मटेरियल रेगुलर यूज का है या नहीं है? रेगुलर यूज, तो उसके भी आंसर दो हो सकते हैं। अगर तो रेगुलर यूज का है तो फिर क्या होगा? फिर भी आपको परचेजिंग करनी पड़नी है, आपकी रूटीन में चल रहा है काम। अब आपको फ्यूचर रिप्लेसमेंट कॉस्ट या परचेज कॉस्ट, ये रेलेवेंट कॉस्ट इसकी भी वही होगी जो इधर है, परचेज कॉस्ट। जितने में आपको परचेज करेंगे वो है, या परचेज करनी पड़ेगी, फ्यूचर में परचेज करनी पड़ेगी, जितने में ये वो आ जाएगी। तो मैंने दो एक्सट्रीम के ऊपर सेम चीज़ें रखी हैं। अगली चीज़ है रेगुलर यूज में नहीं है, नॉट इन रेगुलर यूज। स्टॉक है, रेगुलर यूज में नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनाब ठीक है पढ़ा हुआ है, क्या आप इससे कोई और काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एनी अल्टरनेटिव यूज। कोई भी अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज में क्या चीज की जाए? अगर अल्टरनेटिव यूज नहीं है, नो अल्टरनेटिव यूज, अब मैं क्या कर सकता हूं इस मटेरियल का? मैं मैक्सिमम इसको सेल आउट कर सकता हूं इस मटेरियल को, तो मुझे जो बेनिफिट होगा वही चीज होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको देखूंगा यार ये बिक जाए, और अगर ये बिक जाएगा तो मैं फोरगो क्या चीज कर रहा हूंगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी क्या है? मेरी स्क्रैप वैल्यू है जो मैं अपॉर्चुनिटी छोड़ रहा हूं। मैं स्क्रैप कॉस्ट जो है, जो बेचने का खर्चा है, डिस्पोजल कॉस्ट जो है, डिस्पोजल की जो वैल्यू है वो फोरगो कर रहा हूं। तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट इस केस के अंदर, रेलेवेंट कॉस्ट आपकी स्क्रैप वैल्यू फोरगो है। और अगर मेरा कोई अल्टरनेटिव यूज है, यस आई डू हैव एन अल्टरनेटिव यूज, अब क्या होगा? अब हो सकता है कि मैं इसको बेच दूं, और यह भी हो सकता है कि मैं इसे अल्टरनेटिव यूज में लगाऊं। वी हैव टू थिंक अबाउट, वी हैव टू कंपेयर बोथ। दोनों को कंपेयर करेंगे कि मैं इसको बेचूं या इसको दूसरी जगह पर लगा लूं, किसी और मटेरियल के तौर पर लगा लूं। तो उस मटेरियल को यूज करके मैं कुछ कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँगा, या उस मटेरियल की कोई ना कोई कॉस्ट होगी जो मैं फॉरगो कर रहा हूँगा, और वो फॉरगो करके यहां पर लगा रहा हूँगा। तो हम वो वाली ले लेंगे। नॉर्मली इसको कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बोलते हैं, कि आप हायर ले लें दो चीज़ों में से। कंट्रीब्यूशन लॉस एंड स्क्रैप वैल्यू।
तो ये दोनों चीजें भी आप फॉरगो कर रहे हैं, इन दोनों में से हायर। यहां पर अपना दिमाग की खिड़की खुली रखनी है, कंट्रीब्यूशन की बजाय आपको कोई और अल्टरनेटिव मटेरियल भी मिल सकता है जिसकी कोई और कॉस्ट दी हो, कोई उसका यूजेज दिया हो। ठीक, बाज़ वक़्त हम सिर्फ अपनी दिमाग की खिड़की खोले बगैर रट्टा लगा लेते हैं। नॉर्मली 99.99% क्वेश्चन इसके ऊपर हो जाएंगे, लेकिन 0.01 के चांसेस हैं कि आपको कहीं ना कहीं पर कुछ और थोड़ा बहुत सोचना पड़े, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने फॉर गो का लफ्ज़ बार बार लिख रहा हूँ। ये सारी जगहों पे क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी जो आप बेनिफिट फॉर गो कर रहे हैं ये वो है। अगली चीज आ जाती है बच्चों हमारी लेबर की कहानी। लेबर, अब लेबर में क्या है, लेबर में आपकी देखा जाएगा आपके पास स्पेयर पड़े हुए बंदों के घंटे स्पेयर पड़े हुए। उसके अंदर भी दो किस्म की आपकी लेबर हो सकती है, परमानेंट हो सकती है और टेम्परेरी हो सकती है। नॉर्मली एक ही अंदाज से डील होती है, टेम्परेरी और परमानेंट, लेकिन टेम्परेरी के अंदर थोड़ा हिस्सा आएगा और परमानेंट में ज़्यादा आएगा। मेरे पास लेबर जो है परमानेंट है, मीन्स मैं उनको सैलरी पे करता हूं। अब मैं पूछूंगा, सोचूंगा कि जनाब मेरे पास जो लेबर काम कर रही है 200 बंदा है, 200 बंदे का डेली का 8 घंटे लगते हैं, लेकिन डेली बंदे जो हैं वो 6 घंटे काम कर रहे हैं। इसका मतलब है 2 घंटे क्या हुए, स्पेयर हुए। ठीक, तो क्या मैं उन स्पेयर आवर्स को यूज कर सकता हूं? तो इज स्पेयर टाइम अवेलेबल, आप ये पूछेंगे स्पेयर टाइम अवेलेबल है या नहीं। आंसर आएगा या तो यस और या फिर नो। ठीक है जी, यस आ जाए तो ठीक है, नो आ जाए तो 2 काम करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा काम होगा, है जी। यस आ गया कि स्पेयर टाइम अवेलेबल है तो भी 2 काम करने पड़ेंगे। अब देखना पड़ेगा कि स्पेयर टाइम है तो मैं स्पेयर टाइम के पैसे पे कैसे कर रहा हूं। क्या स्पेयर टाइम के मैं फुल वैल्यू पे कर रहा हूं, फुल क्या नाम है वेज पे कर रहा हूं, या कोई उनको रिड्यूस्ड रेट पे कर रहा हूं। देयर इज चांसेस, दोनों किस्म की चीजें आपको मिल जाएंगी। स्पेयर टाइम अवेलेबल है, अब सिचुएशंस 2 आ जाएंगी। पेमेंट एट फुल रेट और रिड्यूस्ड रेट पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जो स्टाफ है मैं उसको पेमेंट करता हूं, नॉर्मल रेट है मेरा ₹100 पर आवर, और जितना देर तो वो काम करते हैं मैं 100 रुपये ही देता हूं, और जितनी देर वो काम नहीं करते उनका मैं कहता हूं कि यार तुम वेले बैठे हो तो मैं तुम्हें 60 रुपए के हिसाब से दूंगा। सपोज्ड reduced rate for idle time, ₹60। तो होगा क्या, अगर मैं फुल रेट पे कर रहा हूं फिर तो मैंने जस्ट घंटे यूटिलाइज किए हैं,
पैसे तो पे करने ही करने थे। इस डिसीजन की वजह से मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा, तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगी। ऑन अदर हैंड मैं रिड्यूस रेट पर पे कर रहा हूं, तो फिर अब मुझे कुछ ना कुछ खर्चा होगा। मेरा 100 रुपये में पे कर रहा था, सॉरी 60 रुपये पे कर रहा था, अब ये आज यूज़ होने की वजह से मुझे 100 रुपये पे करने पड़े, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 40 रुपये हुआ। तो फिर इसको कहा जा सकता है कि आपका जो आंसर होगा रेलेवेंट कॉस्ट का फुल रेट माइनस रिड्यूस्ड रेट, ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। नॉर्मली ज़्यादातर जो लिखा जाता है वो ये लिखा जाता है। ये चंद पास पेपर्स में आपको ये चीज़ भी मिलेगी इस तरह की। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है। तो कैसे स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं होगा? ऐसे होगा कि जनाब फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक शिफ्ट 8 घंटे के काम कर रही है, उसके फ़ौरन बाद अगली शिफ्ट आ जाती है, वो 8 घंटे काम करती है, फिर उसके बाद वो जाती है तो एक और शिफ्ट आके काम करती है। अब हर कोई बिल्कुल अपने नक्के के ऊपर मौजूद है, कोई ओवर टाइम नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा। अब हमारे पास स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो फिर मुझे करना पड़ेगा ओवर टाइम के ऊपर काम करवाना पड़ेगा। फिर मैं जब ओवर टाइम पर जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि यार स्पेयर टाइम तो नहीं है, लेबर को ना ऑफर करनी पड़ेगी ओवर टाइम लगाने की। ठीक, तो ओवर टाइम में भी आप पूछेंगे कि क्या ओवर टाइम हायर किया जा सकता है? ओवर टाइम बी हायर्ड, ओवर टाइम लगवाया जा सकता है। अगर लगवाया जा सकता है तो जब यहां पर भी क्या होगी, दो बातें होंगी। लगवाया जा सकता है या नहीं लगवाया जा सकता? लगवाया जा सकता है जी, यस। और लगवाया नहीं जा सकता था। अगर लगवाया जा सकता है तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा? अक्सर ऐसे ही लिखा होगा ना, हम ओवर टाइम जो देते हैं टाइम एंड हाफ देते हैं, 1.5 गुना देते हैं। तो जो सी भी आप लेबर को पेमेंट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर फिर आपका बेस रेट भी हो जाएगा, टोटल लेबर कॉस्ट जो आप पे कर रहे हैं। जिसके अंदर आपका बेसिक रेट भी आ जाएगा और ओवर टाइम प्रीमियम भी आ जाएगा। मसलन 100 रुपया बेसिक है, ओवर टाइम प्रीमियम 50, तो 150, 1.5 क्या है? ठीक, जो खर्चा होगा। इसके अलावा ओवर टाइम हायर नहीं किया जा सकता। फिर क्या करूं? 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चल रही हैं, ओवर टाइम हायर नहीं किया जा सकता। अब क्या करूंगा? भाई मेरे पास कोई और प्रोजेक्ट के ऊपर तो काम चल रहा है ना, ठीक, उनसे बंदे तोड़ूंगा, उससे निकालूंगा और इस प्रोजेक्ट में क्या कर लूंगा? लगा लूंगा। अब उस जगह से डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ कमा रहा हूं, ठीक, उधर से निकालकर इधर लेकर आ रहा। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से ही मैं उन्हें इधर लेकर आया हूं, तो उनकी जो बेस वेज है वो भी पे करूंगा, और जो वो दूसरा जगह के ऊपर मैंने अपॉर्चुनिटी फॉरगो की है, कंट्रीब्यूशन फॉरगो किया, वो भी लूंगा। तो ओवर टाइम एंड हाफ, ओवर टाइम बी हायर्ड नहीं। तो फिर क्या करूं? रेलेवेंट कॉस्ट होगी मेरी, जो मैंने बेसिक पे वेज पे करनी है। अब ओवर टाइम नहीं आएगा, इसमें ओवर टाइम लग ही नहीं रहा। बेसिक वेज जो मैं पे कर रहा हूं वो
प्लस मैं अपॉर्चुनिटी फोरगो कर रहा हूं ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये मेरी लेबर की कहानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाती है छोटी सी बात कि लेबर आपकी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो ये भी हो सकता है मैंने परमानेंट लेबर ना रखी हो, मैंने टेम्परेरी लेबर अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर टेम्परेरी लेबर से काम करवा रहा हूँ तो वंस अगेन यही आएगा कि यार टेम्परेरी लेबर तो जब चाहिए होती है तब आती है, जब नहीं चाहिए होती है नहीं आती है। ठीक, तो अगर मैंने टेम्परेरी लेबर हायर कर ली हुई है तो फिर अब वो तो काम कर रही है, अब उससे पूछूंगा भाई ओवर टाइम लग सकता है या नहीं। अगर लग सकता है तो ठीक है, जितनी मैं पेमेंट करूंगा वो आ जाएगी। अगर ओवर टाइम नहीं लग सकता तो फिर उस टेम्परेरी लेबर को ही कहीं और से निकालूंगा और यहाँ पर ला के लगा दूंगा। ये तब है जब टेम्परेरी लेबर सफिशेंटली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हो फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं ना, फिर तो मैं उसे उठाऊंगा और लगा दूंगा और मैं अपनी जो भी पेमेंट करूंगा कॉस्ट ऑफ हायरिंग जो है वो पेमेंट होगी और कहानी ख़त्म हो जाएगी। फिर तो जैसी सी मर्जी है, फिर तो एक लॉजिकल है चीज़। यह स्केर्सिटी मौजूद है, आर्स शॉर्ट है हमारे पास, तब ये कहानियाँ हैं। जैसे कल आपने बताया था कि जिसने हमें ऑर्डर दिया वो ओवरटाइम का पे करेगा, तो नॉर्मल रेट। क्या बेटा? जिस सप्लायर हमने जिसको सप्लाई करना है कस्टमर, उसने हमें बोला है कि जल्दी दे दो, उसकी वजह से हमें ओवरटाइम। वो तो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए बताया था ना कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में शिफ्टिंग करनी है, ओवर टाइम प्रीमियम और ओवर टाइम नॉर्मल रेट, उसके लिए बताया था। और साथ मैंने कहा था नॉर्मली रूटीन में कुछ नहीं लिखा होगा तो फिर आप क्या करेंगे, उसे लेबर ही कंसिडर करेंगे। तो ये वो लेबर ही है। ठीक हो गया? और डिसीजन मेकिंग में वेरिएबल एफर्ट्स भी आते हैं और फिक्स भी आते हैं। तो ये ओवर टाइम प्रीमियम नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर ही बेस कर रहा होगा एक हिसाब से, या नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर बेस कर रहा होगा। इतने ज़्यादा घंटे काम करवाए तो आपका बढ़ गया, तो वो वेरिएबल होगा। और डिसीजन मेकिंग में वेरिएबल खर्चे सारे आते हैं। तो लिहाजा आपकी ये मुश्किल ख़त्म हो गई कि जो मैंने कहा था कि ओवर टाइम प्रीमियम एक क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा है। अगर आपको सेपरेट करने के लिए कहा हो या बताया हो तो फिर भी आप डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या करते हैं, वो भी वेरिएबल खर्चा ही होगा। नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर या नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर बेस कर रहा है वो ओवर टाइम प्रीमियम भी। तो लिहाजा उस चीज़ की टेंशन डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगी। जैसे कल क्वेश्चन किया तो कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर कहानी थी हमारी, वो भी एक डिसीजन मेकिंग का ही क्वेश्चन था। क्या ले, शॉर्ट टर्म छोटी सी लेबर से इंटेंसिव डिसीजन मेकिंग था। तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। अब आती है बच्चा बात प्लांट एंड मशीनरी की रेलेवेंट कॉस्ट। अब डेफिनेटली मशीनरी भी यूज़ होनी है, दो तरह से हो सकती है। मशीनरी या तो मेरी एग्जिस्टिंग होगी या मेरी नई होगी। ठीक, एग्जिस्टिंग होगी तो दो तीन मुख्तलिफ, अब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है, उसमें से आप चूज़ कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें हैं तो फिर सबसे ज़्यादा हायर फोरगो जो कर रहे हैं काम वो होगी। ठीक, लॉजिकल ये है कि हायर, इधर भी हायर थी, हायर फोरगो किया था, कहाँ पे था फिर हायर वाले को चूज़ किया जाता है अगर दो तीन ऑप्शंस के अंदर खेलना हो। अगर एक सिंगल ऑप्शन दी हुई है तो वो समझ लग जाएगी कि वो ये वाली ऑप्शन यूज़ होनी है। उसकी एक रिवीजन थी जनाब। मेरी अगर एक्सिस्टिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक, तो फिर क्या होगा, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, आज इसकी एक मार्केट वैल्यू है जो मशीनरी है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को से 10 मिलियन है मशीनरी की वैल्यू। अब मैंने अपना प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू
8 मिलियन है। तो इस 10 और ये इस प्रोजेक्ट ख़त्म होने के दरमियान में 8 में कितना खर्चा हुआ? 2 मिलियन। तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगी? 2 मिलियन। है मशीनरी इंक्रीमेंटल एक हिसाब से चल, इस डिसीजन की वजह से चेंज हो रही है ना। वैसे आज बेच दूं तो 10 मिलियन हासिल होगा, मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से इसको बेच नहीं रहा, मैंने यूज़ शुरू कर दिया, तो फिर इस डिसीजन की वजह से नहीं ना बेचा, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तो 2 मिलियन मेरी रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी कि इसकी मशीनरी की। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? अब मशीनरी है, कैटरपिलर है, वो क्या करता है? जनरेटर्स क्या करता है? रेंट पर देता है। अब एक प्रोजेक्ट आया जिसके अंदर उसे खुद जनरेटर यूज करना पड़ गया, क्या इसने अपना रेंट जिसके ऊपर देता है वो फोरगो कर दिया? अपनी इनकम फोरगो की ना। तो फिर इस प्रोजेक्ट की वजह से अपनी इनकम फोरगो की, तो फिर वो वाली इनकम क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी और वो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इस मशीनरी का ही है ना। फिर एक हो सकता है टोटल कंट्रीब्यूशन फोरगो ऑन अदर जॉब्स। ठीक है जी, अब ये वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मैं किसी और जगह पर इस्तेमाल करता हूं और वहां से डेफिनेटली इस प्लांट को यूज करके, इस मशीनरी को यूज करके कुछ कमाता हूं। अब अगर मेरे पास कोई और चाराकार नहीं है कि उसका अल्टरनेटिव मैं इस प्रोजेक्ट में लगा सकूं, फिर जैसे लेबर उतारी थी आपने, इधर से उठा के अपने प्रोजेक्ट में लगाई थी, तो आप ये वाली मशीनरी इधर से उठाएंगे और अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे। तो जैसे यहां पर दूसरी जगह से उठा के आपने अपॉर्चुनिटी फोरगो कंट्रीब्यूशन का किया था, वही चीज आपकी यहां पर भी होगी कि आप कोई अपॉर्चुनिटी फोरगो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन फोरगो कर रहे हैं दूसरी जगह से और फिर इधर लेकर आ रहे हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जिसको आप यूज कर रहे हैं। तो फिर कहानियां, अगर मेरा एग्जिस्टिंग नहीं है तो फिर क्या होगा? कोई नया लेंगे, और अगर नया लूंगा तो वो उसकी फेयर वैल्यू होगी आज की। आज खड़ा हूं, प्रोजेक्ट करूंगा और उसे बेच दूंगा। तो आज मैंने 20 मिलियन का खरीदा, प्रोजेक्ट में यूज किया, 15 मिलियन का बेच दूंगा, तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या बनी? 5 मिलियन बनी। 20 और 15 का डिफरेंस 5 मिलियन मेरा इस प्रोजेक्ट के लिए लगा। ठीक है। या फिर हो सकता है कि मैंने ये वाला एसेट जो खरीदा है, लिया तो इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मैंने इसे लंबा इस्तेमाल करना है, दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल करना है, और मुझे फिर कोई ऐसी मार्केट वैल्यू की भी चीज़ें नहीं दी हैं, लेकिन मुझे यूज़फुल लाइफ दे दी हुई है उसकी, मैं इसे 10 साल यूज़ करूँगा, और मैंने एक प्रोजेक्ट किया है जो कि साल चलना है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? फिर रेलेवेंट कॉस्ट इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने की क्या हो जाएगी? उसकी डेप्रिसिएशन हो सकती है। ठीक, ताकि उसका एक हिस्सा, उसका एक चंक इस डिसीजन का उसमें भी हिस्सा डाल जाए। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स आपको पूरी लाइफ के लिए एक चीज़ दी जाती है कि इस पूरी मशीनरी की लाइफ 5 साल है, और जो डिसीजन कर रहे हैं उससे भी जो प्रोडक्ट्स बननी है वो भी 5 साल बननी है। ठीक, और पूरा डिसीजन करना है कि यार हम ये वाला काम करें या ना करें, या 1-1 साल की कहानी दी गई है, 2 साल की कहानी दी गई है। तो फिर अब वो पूरे साल के अंदर या पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए वो पूरे का पूरा क्या हो जाना है? डंप हो जाना है वो वाली मशीनरी। फिर उसकी फुल कॉस्ट ही आ जाएगी, फुल कॉस्ट ही डेप्रिशिएट करनी है आपने, वो फुल कॉस्ट ही रेलेवेंट हो जाएगी उसकी। दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी। वो लिखा कुछ नहीं हुआ उसका। ये थी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट की रिवीजन। अब आती है बात हमारी रीसेंट अटेम्प्ट के क्वेश्चन की, जो हमने करना है इंशाल्लाह। ऑटम जी बताए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे कोई मशीनरी को बताए, वो बताए कि ये
कंट्रीब्यूशन में इतने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब कंट्रीब्यूशन आ रही है उसमें इतना परसेंट दे रही है कि, और हमें कंट्रीब्यूशन बता दें 100 है और बोले 20% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब हम वो वाली कंट्रीब्यूशन लेंगे या 30%? 30%। रेलेवेंट टू दैट मशीनरी लेनी है। आपने क्वेश्चन ये पूछा कि अगर एक कंट्रीब्यूशन किसी और जगह का, किसी और प्रोडक्ट का बताया हुआ है 100 रुपया, और मैं उसमें उस प्रोजेक्ट में से मशीनरी उतार कर लेकर आया हूँ और मुझे कहा है कि जनाब उस 100 रुपये में 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो ये वाली मशीनरी दे रही है, तो अब मैं 100 रुपया लूँगा या 100 का 30% 30 रुपया लूँगा? तो भाई मैं उतार के जो सी चीज़ लेकर आया हूँ वो 30 रुपये बेनिफिट दे रही है ना, तो मेरा बेनिफिट 4 को क्या कर रहा हूँ मैं, वो 30 रुपये कर रहा हूँ। 70 रुपये तो हासिल हो रहे हैं अभी भी, वो 4 को तो नहीं किए जा रहे। मैंने 4 को क्या किए, 30 रुपये 30% 4 को किया, तो मुझे मेरी जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो 4 को वाली होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो मेजरली क्या चीज़ें हैं इसमें, असल में कहानी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी 4 को की है कि आप क्या 4 को कर रहे हैं। ठीक, वो आप बिल्कुल सिंपल अंदाज में चंद बातों के अंदर लिख दें, या हम उसके कोई चार्ट ज़्यादा सादा से बना लें। अब सारी जगहों पे आपकी बहुत सारी जगहों पे अपॉर्चुनिटी 4 को वाली कहानी आ रही है, या डिफरेंशियल कॉस्ट वाली कहानी आ रही है, जो बिल्कुल पहली लाइन में मैंने 4 लाइन्स में पढ़ा था। उन 4 चीज़ों के अंदर सारी चीज़ें ही जम हो जाती हैं। ये सारा का सारा कहानी उन्हीं 4 चीज़ों के अंदर ही जम हो रहा होगा। कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, कोई डिफरेंशियल कॉस्ट होगी, कोई इंक्रीमेंटल होगी, तो उन्हीं चीज़ों के अंदर क्या होगा, सारी कहानी आ जाएगी। तो हम अगर अपने आप को सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा दिमाग से काम करें, तो अपॉर्चुनिटी क्या 4 गो कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को दिमाग में लेकर आना चाहिए। डिसीजन की वजह से फ़र्क क्या पड़ रहा है उसको लाना चाहिए। नमाज की ब्रेक करते हैं, फिर रिसेंट टाइम का क्वेश्चन करते हैं। जी बच्चों, ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा डिसीजन मेकिंग से रिलेट करता है। ये क्वेश्चन आ गया सामने, अब इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जाके। सबसे पहले बी पार्ट नहीं डिस्कस कर रहा, ए पार्ट 10 मार्क्स का बस आया हुआ है। कितना रिलैक्स किया हुआ है आपको। प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्लान फॉर इन हाउस प्रोडक्शन, प्रोडक्ट वाइज प्लान बनाना है, इन हाउस प्रोडक्शन एंड आउटसोर्सिंग टू मैक्सिमाइज जेएल's प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द अपकमिंग ईयर। इस एक लाइन से क्या मैं डिसीजन मेकिंग कौन सी है उस तक पहुंचता हूं? इन हाउस प्रोडक्शन करूं या आउटसोर्सिंग कर दूं? इन हाउस प्रोडक्शन करूं, यहां पे बनाऊं, खुद बनाऊं, या बाहर से खरीद लूं? आउटसोर्सिंग क्या है, खरीदने वाली बात ही है ना। खुद नहीं बनाऊं, बाहर से बनवा लूं या खरीद लूं, एक ही बात है। एक ही तरीके से डिसीजन होता है। मीन्स इसका मतलब है कि मुझे जो वे आउट यूज करना पड़ेगा वो होगा कि मैं बाइंग कॉस्ट लूं और लेस करूं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि मैं अगर बाय नहीं करता, प्रोड्यूस करता हूं, तो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मेरे पास सेविंग होगी इफ आई गो फॉर प्रोडक्शन। उसकी सेविंग निकल आएगी। कोई ना कोई स्केर्स रिसोर्सेज होने चाहिए। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन इस तरफ ना हो, कोई और तरफ जा रहा हो, लेकिन मैं कम से कम दिमाग में सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़कर जो सोचूंगा वो क्या सोचना है, वो उसका फॉर्मेट क्या दिमाग में आना चाहिए। हाँ, हमारे पास पूरा पेज है, हमें प्लानिंग करनी है, तरीके से चलना है। फासे फासे पे रखें, पता चले कि यहाँ पर ही कोई 2-3 कॉस्ट आनी है, यहाँ पर 4-5 आनी है लाइंस। स्केर्स रिसोर्सेज पर यूनिट, और ये सेविंग है पर यूनिट। स्केर्स रिसोर्सेज पर यूनिट, जोन से भी हो, मशीन आ रहा हो, लेबर आ रहा हो,
मटेरियल कॉस्ट हो, एनीथिंग। फिर आपकी आएगी सेविंग पर स्केर्स रिसोर्सेज, सेविंग पर स्केर्स रिसोर्सेज, सेविंग पर मशीन आर, जैसे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर लिखते हैं, मैं उसको जनरल कर रहा हूं, सेविंग पर स्केर्स रिसोर्स। और फिर मेरी उसकी बेसिस के ऊपर क्या हो जाएगी, रैंकिंग हो जाएगी। ये मेरा प्लान बनता है, पता नहीं ये लगता है या नहीं लगता, लेकिन ये प्लान बनता है जस्ट रिक्वायरमेंट पढ़कर कि इन हाउस प्रोडक्शन करूं या आउटसोर्सिंग करूं, उसको देखते हुए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जुपिटर लिमिटेड इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स बनाता है, L1, L2 एंड L3, विच इट सेल्स इन द लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में बेचता है। Presently, JL's manufacturing plant is operating at 80% of its capacity. और जब भी कैपेसिटी आ जाएगी तो मैंने आपको एक बात कही हुई है कि चांसेस ये हैं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट, क्वेश्चन से चीजें निकालने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कैपेसिटी होगा। ये फॉर्मेट नहीं, ये फॉर्मेट तो है ही है। अब फॉर्मेट में चीजें खींच के लाने का उसकी कोई बेस, वो क्या हो सकती है, कैपेसिटी हो सकती है। तो आप रफ पेज के ऊपर या राइट पेज के ऊपर, लेफ्ट पेज पे आपने अगर आंसर बनाना है कि कोशिश करनी है, राइट पेज पे, थर्ड पेज पर, किसी भी पेज को यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं कि जनाब मैं इस वक्त 80% कैपेसिटी पर हूँ। और द पॉइंट। तो आपने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा, आपने कहा यार चलो एक चीज़ तो लिखते हैं, 80% कैपेसिटी है मेरी एग्जिस्टिंग। Following information has been extracted from JL's records for the year ended 31 दिसंबर 2022। प्रोडक्शन या सेल्स यूनिट्स, अब प्रोडक्शन है, सेल्स है, आपको इसमें घुमाया नहीं गया कि ओपनिंग स्टॉक इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना, सेल्स इतनी, चलो प्रोडक्शन खुद बनाना, डिमांड, प्रोडक्शन की डिमांड खुद बनाना, तो ऐसा कुछ नहीं, उसने सारे के सारे इकट्ठा कर दिया। मशीन आर पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड। अब अभी तक के हिसाब से तो कुछ थोड़ा बहुत लगता है कि मशीन आर ही स्केल्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी एक चीज ही दी है, कोई एक मशीन आर की कहानी दी है, कोई यूनिट्स की कहानी कोई नहीं है, स्केर्सिटी की कोई और चीज की स्केर्सिटी अभी नहीं दी गई अभी तक, पिछली इंफॉर्मेशन तक। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट, अब क्या करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जाना। ऑन 1 अगस्त 22, हमारा साल कब खत्म हो रहा है, 30 जून है। ऊपर भी देखते हैं ना जनाब, ऊपर क्या कहानी थी, अब डेट्स की कहानी भी देखनी पड़ेगी। ये क्या जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम JL's रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 22। इसका मतलब ईयर एंड 31/22 एंड हो रहा है, और हमसे वो कह रहा है कि अगले साल के अंदर हम कुछ करना चाह रहे हैं, कि अगले साल वो ऑन 1 अगस्त 22 JL हायर्स द सर्विसेज ऑफ एक्सपोर्ट हाउस, बाहर किसी कंपनी से रब्ता किया कि जनाब हम बाहर सेल करना चाह रहे हैं, आप हमारी सेल करवा दें, एट अ मंथली पेमेंट ऑफ 1 लाख। हमने हायरिंग कर ली, उनको 1-1 लाख रुपए दिया करेंगे, और वो हमें क्या करेंगे, ऑर्डर्स गेट कर देंगे। JL रिजल्टेंटली रिसीव फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम USA बेस्ड कंपनी, उसको ऑर्डर मिल गया USA बेस्ड कंपनी से, और कंपनी का नाम है, उससे हमें कोई गज नहीं। डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है एज फॉलोस, अब एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया। एक्सपोर्ट ऑर्डर जो मिला है वो है प्रोडक्ट L1, L2, L3 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स का, 1500 यूनिट्स का, 1800 यूनिट्स का, 3 यूनिट्स का मुझे क्या मिला है, ऑर्डर मिला है, तीनों का ऑर्डर मिला है। सेलिंग प्राइसेस पर यूनिट PKR इक्विवेलेंट 6500, 5200, 7400 है। पाकिस्तानी इक्विवेलेंट उसने कन्वर्ट कर दिया, फॉरेन करेंसी में होगा, उसको कन्वर्ट करके हमें दे दिया कि इतने रुपए में हमें हासिल होंगे। It is estimated that due to additional packaging
द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। अब डेफिनेटली एक्सपोर्ट करना है तो ज़रा अच्छा सी कोई पैकिंग भी होनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक। तो मेरा खर्चा क्या होगा, 10% बढ़ जाएगा। एंड ड्यू टू क्वालिटी कंट्रोल वेरिएबल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 15%, और मेरे वेरिएबल ओवरहेड्स भी बढ़ जाएंगे। जो प्रोडक्शन कर रहा है लेबर वो नहीं चेंज हो रही। अ टोल मैन्युफैक्चरर ऑफर्स, एक बंदा है उसने ऑफर की JL2 प्रोड्यूस L1 L2 L3 एट 1800 1600 एंड 2500, इतने इतने में मैं बनाकर दे देता हूं आपको, मुझसे बनवा लें जी। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ मटेरियल बाय JL, मटेरियल किसने देना है, वो हम नहीं देना है। इसका मतलब है जो मेरा खर्चा एक्सपोर्ट के लिए होगा या जो सा मेरा खर्चा होगा बाय करने का, क्या वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा या मटेरियल का भी होगा? क्यों जी, मटेरियल का भी मेरा खर्चा तो होगा ना। अगर मैं बाइंग के ऊपर जाता हूं तो बाइंग के अंदर एक है थर्ड पार्टी को पे करना, जब वो सारे काम करके वही दे रहा है, मटेरियल भी वो खुद लेगा, सब कुछ वो करेगा। लेकिन दूसरी साइड पर क्या है, अब वो कहता है कि जी मैं बनाकर दे देता हूं, अच्छा मटेरियल लेकर देना आपका काम है, बाकी मेरे पास एक्सपर्टीज हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं बाइंग करना है बैठ जाऊं, आप मुझे प्रोवाइड कर देंगे, मैं आपको बनाकर दे दूंगा। तो इसका मतलब मेरे बाइंग के खर्चे में दो चीज़ें आएंगी, एक आउटसोर्सर को प्रोवाइड करना और दूसरा मटेरियल का खर्चा करना। आगे बढ़ते हैं फिर, बस ये वाला चीज़ उसने थोड़ी सी क्या की है, कैस्ट ने चेंज की है। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस लोकल ऑर्डर्स ऑन प्रायोरिटी। उसने कहा पहले मैंने जो प्रोडक्शन करनी है, पहले मैं लोकल को जो कर रहा हूं वो करूंगा, उसके बाद मैं एक्सपोर्ट की कहानी के ऊपर डिसाइड करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आउटसोर्सिंग की कहानी बनती है किस पर अप्लाई होगी, लोकल पर या एक्सपोर्ट पर? एक्सपोर्ट पर अप्लाई हो पाएगी। मैं ऑलरेडी इस वक्त हूं 80% कैपेसिटी पर, तो इसके अंदर तो मेरा लोकल टारगेट तो मीट हो रहा है, और जो एडिशनल मेरी कैपेसिटी जो यूटिलाइज नहीं हो रही, पहले मैं वो यूज करूंगा किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए। सिर्फ इसका मतलब मुझे एक्सपोर्ट की कहानी के अंदर उलझाया गया है, लोकल की कहानी में उलझाया नहीं गया। तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा, अंडरस्टैंड किया, पता चला मुझे काम सिर्फ किसके ऊपर करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर करना है। एक्सपोर्ट की आउटसोर्सिंग, अब आउटसोर्सिंग करूं या प्रोडक्शन करूं, वो भी एक्सपोर्ट से ही रिलेट करना है। तो ये तरीकाकार तो यही होगा। अब क्वेश्चन के अंदर देखना ये है कि मेरे पास कैपेसिटी कितनी है और किस चीज़ की कैपेसिटी लूँ। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई ज़रा सा लिंक दिया कि यार मेरी ये कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इतने यूनिट्स है, इतने घंटे है, नहीं दिया। तो फिर पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर स्केर्सिटी पॉसिबल है वो कौन सी नज़र आती है? जो हमने पहले देखा था कि मुझे जो स्केर्सिटी नज़र आती है वो एक ही नज़र आती है, वो है, उधर ही रखना, मशीन आवर्स, जिसके अंदर स्केर्सिटी आ सकती है। तो मैं कैपेसिटी मशीन आवर्स की, मशीन की कैपेसिटी होती है ना, वो एक लिमिटेड घंटे तक चल सकती है, वो गिवन है, छुपी हुई है, गिवन है लेकिन छुपी हुई है। यू विल हैव टू कैलकुलेट, क्या मैं इस प्रोडक्शन को इस मशीन आवर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे, इस प्रोडक्शन को इससे करूं तो टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे, इसको इससे करूं तो टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे। ये मशीन आवर्स मेरे पास टोटल हो जाएंगे जो कि किस पर हैं, 80%। मैं 100% पर जा सकूंगा। तो पहला टारगेट मेरा इधर में जा नहीं सकता, इधर भी थोड़ा बहुत तो जाया जा सकता है, कुछ तो जाया जा सकता है। मीन्स मैं क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, ऐसा मसला नहीं है कि मैं ये वाला स्टार्ट नहीं कर सकता ये बनाए बगैर। अगर मुझे समझ लग गई है तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी यहां से भी शुरू कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। मसलन L1 L2 L3,
ठीक है जी। बाइंग कॉस्ट जो मैंने बाहर वाले बंदे को पे करनी है, टू बी पेड टू आउटसोर्सर और फॉर मटेरियल, ये दो खर्चे मेरे आएंगे। मटेरियल मेरा यहां पर भी लग रहा होगा और मटेरियल मेरा यहां पर भी लगेगा। या फिर एक और काम भी किया जा सकता है, डिसीजन मेकिंग है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ईओक्यू का चैप्टर। ईओक्यू के चैप्टर के अंदर अक्सर औकात हम कहते हैं कि यार अगर बल्क डिस्काउंट नहीं होगा तो परचेज प्राइस क्या होगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। ये मेजोरिटी मेरा ख्याल इसी तरह से पड़ती होगी, परचेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। हालांकि अगर मैं दोनों जगहों पे भी परचेज कॉस्ट लिख भी दूं, दोनों क्वांटिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अगर मैं चाहूं मटेरियल इधर से भी गायब कर दूं और इधर से भी गायब कर दूं तो भी एग्जैक्ट सही डिसीजन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से भी फर्क होना है, इधर से भी फर्क होना है। 100 रुपया इधर रखूं, 100 रुपया इधर रखूं, इफेक्ट तो इधर दूसरी चीज़ों का ही आना है। सो अगर मैं सोचूं कि मुझे मटेरियल के ऊपर काम करना पड़ना है तो मैं कहता हूं मटेरियल के ऊपर काम लाजमी नहीं करना। हम कर देंगे लेकिन लाजमी नहीं है। मैं इसको डिसीजन मेकिंग में आउट कर सकता हूं, ठीक है। इधर भी खर्चा होना है, इधर भी होना है, ठीक है जी। तो हम इसको पहले ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि इसको आउट कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या मेरा डिसीजन भाई बनता है। बाद में ऐड अप करके देख लेंगे यार आंसर क्या सेविंग मेरी सेम आती है या नहीं आती, और सेविंग सेम आएगी। इधर से इधर दोनों जगहों पे ऐड कर दो, सेविंग वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मेरी बाइंग कॉस्ट कितनी है, बाहर से वो मुझे कितने में बनाकर दे देगा, 1800, 1600 और 2500, 1800, 1600 और 2500 ये मुझे बनाकर दे देगा 1800, 1600 और 2500। मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, मटेरियल को इग्नोर कर देता हूँ, भले वो बढ़कर हो रहा है कोई मसला नहीं। मेरा लेबर है, मेरा काम तो अगर मैं मेरे दिमाग में ये बात आ गई है ना तो मुझे करना भी नहीं चाहिए पेपर में। इफ़ आई एम कॉन्फिडेंट यार इधर भी लगना है, इधर भी लगना है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं नीचे लिख दूंगा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये बाइंग कॉस्ट में भी आना है, इधर भी आना है। ये मैं एक रीज़न लिखूंगा, कैलकुलेशन सारी की सारी का टाइम क्या करूंगा, सेव कर लूंगा। होता है ना टाइम सेव। तो अगर दिमाग में चीज़ आ जाती है तो सेव कर लें, अदरवाइज दिमाग में तो ये इधर नहीं आनी, अदरवाइज दिमाग में नॉर्मली इधर नहीं आती, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है सिर्फ बाइंग का खर्चा लिखने की। अब उसने हल्का सा ट्विस्ट दिया और कुछ नहीं किया कि यार खर्चा तुम्हारा इतना नहीं है, थोड़ा सा और भी है। अच्छा जी, वेरिएबल कॉस्ट ऊपर से मिलेगी, लेबर की कॉस्ट ऊपर से मिलेगी हमें, उसमें कोई इंक्रीज नहीं है एक्सपोर्ट की वजह से। वो कितनी है, 750 और 1400, 800, 750, 1400। अच्छा जी, लेबर 800, 750, 1400। वेरिएबल FOH इसमें गिवन किए हुए हैं 600, 700, 600, लेकिन ये इंक्रीज हो रहे हैं किसी वजह से, इंक्रीज हो रहे हैं किधर, 15% इंक्रीज हो रहे हैं। कितने परसेंट, 15%। 600, 700, 600, तो मैं इसकी वर्किंग लिखूंगा 600 इंटू 1.15, किसी भी चीज़ को बढ़ाना हो 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर दें, 700 ज़रा 1.15 और 600 ज़रा 1.15, 15 छिका 90, 690, 15 7 105, 805 और 690। चेक कीजिएगा बेटा, यही आते हैं। अच्छा, 8 6 14, 1490, 8 7 15, 1555, 6 और 1
14 और 6 2000, 2090 ऐसे ही है। इसको मैं बोल देता हूँ भाई तुम ए हो, इसको मैं बोल देता हूँ भाई तुम बी हो। ए माइनस बी मेरी सेविंग पर यूनिट आ जाएगी। और स्केर्स रिसोर्सेज भी मुझे साथ ही लिख देने चाहिए ताकि एक ही दफ़ा कैलकुलेशन 8 5 6 है। स्केर्स रिसोर्सेज हमने क्या कहा है, हमारे मशीन आर्स हैं। अभी मैंने स्केर्स रिसोर्सेज निकाले नहीं हैं, वो आगे जाके मुझे ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है तो मुझे निकाल लेने चाहिए कि वाकई ये मशीन आर्स स्केर्स है भी के नहीं है, लिमिटेड हैं भी के नहीं है। तो 80% कैपेसिटी। अब मशीन आर्स मैं पहले से प्रोडक्शन कितनी कर रहा था, क्योंकि आगे प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए तो मुझे चाहिए होंगे ही ना, क्या नहीं चाहिए होंगे? प्रोडक्शन प्लान बनाने के लिए तो टोटल अवेलेबल चाहिए होंगे कि कितने चाहिए आपको। तो मेरी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है L1, L2 और L3 की, मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूं वो है 3500, 6000 और 7000 यूनिट्स। और जो मेरे मशीन आर्स लग रहे हैं 8 5 और 6, 8 5 6, ये हो गया जे, ये हो गया के, और जे इंटू के करेंगे हम इज इक्वल टू एल। तो मेरे टोटल मशीन आर्स आ जाएंगे। बताइएगा बेटा जी, ये मैं निकाल देता हूँ 6 5 30, 30,000, 7 6 42, ये भी मैं निकाल लेता हूँ, और ये 28 है। टोटल कितने हो गए? 1,06,000। देख लेना, 7 6 42, 6 5 30, 35,008। यार लाख बनना चाहिए, लाख बनता है। 42 जमा 28 70, 70 जमा 30 ठीक है ना। अच्छा लाख बन गया। कितने परसेंट कैपेसिटी पे है? 80%। ये 80% कैपेसिटी पर हैं। इसका मतलब है 100% कैपेसिटी क्या हुई? मेरा 1 लाख डिवाइड बाय 0.8, 1,25,000। इसका मतलब मेरे पास अवेलेबल आवर्स कितने हुए? मैंने, उसने मुझे कहा लोकल तो मैंने नहीं छेड़ना, लोकल ऑर्डर्स जो हैं वो मैं साइड पर नहीं कर सकता। तो फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए मेरे पास आवर्स कितने अवेलेबल हुए? जे के एल एम और एन इज इक्वल टू एम माइनस एल। 25,000 घंटे मेरे पास अवेलेबल हुए। तो ये अवेलेबल है, स्केर्स ही होंगे, चांसेस यही है स्केर्स ही होंगे, और कोई स्केर्सिटी पूरे क्वेश्चन में नजर नहीं आई। तो फिर यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि यही है। हाँ, ये निकालने के लिए डेफिनेटली आपको वर्किंग करना पड़ना, चाहे आप ऐसे वर्किंग करें, चाहे आप 3500/8, 6000/5, 7000/6 करें और इकट्ठा लाख निकाल दें और डिवाइड बाय 0.8 करें और आंसर ले दें। सर अगर लिमिटिंग फैक्टर 1 से ज़्यादा हो फिर भी हम 1 से करें तो आंसर तो वही आना है। बेटा जी आपके कोर्स में 2 लिमिटिंग फैक्टर हैं ही नहीं, सादी सी बात। आपके कोर्स में है ही 1 लिमिटेड फैक्टर। पास पेपर में एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें 2 स्केर्स रिसोर्सेज देकर उसकी रैंकिंग अल्टीमेटली सेम रखी गई। एक पास पेपर पूरी हिस्ट्री में मिलता है। हो सकता है उस वक्त कोई कोर्स चेंज भी हुआ हो, ये भी हो सकता है, देयर आर चांसेस, कोई पता नहीं। लेकिन पूरी मेरी बुक के अंदर तो एक ही पास पेपर आया है, आपकी बुक में भी एक ही पास पेपर आएगा, है हो ही नहीं सकता, आया ही नहीं हुआ, मैं क्या करूं। हाँ, मैं अगर सीए फाइनल के क्वेश्चन उठा के डालने की कोशिश करूं तो निकल आएगा।
और वो ऐसी डील होता भी नहीं है, उसके लिए और ऑप्शंस लेनी पड़ती हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है और चीज़ें होती हैं। ठीक, फाइनल में जाके पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा छेती सानू है ही नहीं, नॉलेज नहीं सारा उतना नॉलेज लो जितना पास भी करावेगा। ठीक है ना, पहले बाद में नॉलेज खुद ब खुद मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो लिहाजा एक और चीज़ की टेंशन ख़त्म, लिमिटेड रिसोर्सेज आना ही एक है, उसने गिवन भी एक ही किया है। मैं कह रहा हूँ कि छुपा हुआ कोई और, उसने ये नहीं कहा कि लेबर आज इतने हैं, मशीन आज इतने हैं, आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना पड़े। तो ये ज़रूर हमें करनी पड़ सकती है कि हम पहले चेक करें विच वन इज़ लिमिटेड, तो उसका डाटा किसी और तरह का होगा। ये ज़रूर आपको डिसीजन कर सकता है, एक एम्पल चीज़ दी हुई है, एक एम्पल चीज़ नहीं है जो लिमिटेड है, जिसका बताया नहीं है, उसको आपको ज़रूर जज करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर तो वो केस है ही नहीं। लेकिन इस 25,000 घंटे की मुझे ज़रूरत थी, इसने अल्टीमेटली प्रोडक्शन प्लान में यूज़ होना है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बाइंग में भाग रहे हमें, ऐसे ही है। तो ये नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। हाँ, ये यहाँ तक ज़रूर रैंकिंग तक पहुँच सकता था, मैं बगैर ये निकाले रैंकिंग तक पहुँच सकता था। सेविंग निकाल देंगे, 1800 में से 1490 गए, 310, 16 में से 1555 गए, कोई 45, 2500 में से ये 410 लग रहा है। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं मटेरियल के 200 रुपये ऐड कर देता हूँ, 200 इधर भी ऐड करता हूँ, तो ये फिर क्या रहना है, 383 रहना। लिहाजा ज़रा सुकून करें फिर, अगर डिसीजन मेकिंग कर ही ली है खुद ही कि यार ऐथे भी है, इन्हू लैस ही करना है, तो गेट आउट करो भाई, नहीं लिखना, ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना करो खाम खा में। स्केर्स रिसोर्सेज पर यूनिट 8, 5, 2 थे, 6 थे, 8, 5, 6 मशीन आवर्स। स्केर्स रिसोर्सेज पर यूनिट C डिवाइड बाई D 38 बस काफ़ी है, खैर है 39 कर देते हैं, बहुत फासले के ऊपर काम आएगा। 9, 5, 45, 9, 68। 1 घंटा लगाऊं तो ये 1 घंटा मशीन आर मुझे 68 रुपए दे रही है। 1 घंटा ये वाला प्रोडक्ट 1 घंटा मशीन का चलाया जाए तो ये 39 रुपए दे रहा है, और 1 घंटा लगाया जाए तो ये 9 रुपए दे रहा है। तो पहले नंबर पर मेरा क्या काम होगा, मैं प्रोडक्शन क्या करूं, इसको करूं, दूसरे नंबर पर इसको करूं, तीसरे नंबर पर इसको करूं। अब आ जाता है अगला काम। हर कोई अपने अंदाज से शायद प्रोडक्शन प्लान बनाता होगा। अब मुझे लोकल प्रोडक्शन प्लान की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसकी ज़रूरत है, सिर्फ एक्सपोर्ट और बाइंग की ज़रूरत है। और लोकल के लिए कि वो हमसे पूछ ही ना ले कि यार लोकल भी लिखना ना होता तो हम नीचे लिख देंगे लोकल की तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बनानी ही बनानी है जो दी गई है क्वांटिटी, और उसके लिए लाख घंटे साइड पर ही हैं। अब मुझे मेरा तरीकाकार जो है प्रोडक्शन प्लान बनाने का, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखवाता हूँ कि आइटम्स आपने लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू योर रैंकिंग। तो पहले नंबर पर L3, दूसरे नंबर पर L1, तीसरे नंबर पर L2। ये प्रोडक्शन की हम कर रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्शन लिखवाता हूं कि जनाब आपको प्रोडक्शन करनी कितनी है, उसके यूनिट्स। फिर स्केर्स रिसोर्सेज, जो व्हाट्सएवर स्केर्स रिसोर्स इट इज, देन स्केर्स रिसोर्स, इस क्वेश्चन में मशीन आवर्स हैं। फिर टोटल स्केर्स रिसोर्स, ये हमारा काम हो जाएगा यहां तक। L3 की रिक्वायरमेंट क्या है, L3 कितना चाहिए, 1800। पहले 2 को तो लिख दो ना, 1800, क्योंकि पहले 2 में चांसेस हैं कि हमारे घंटे पूरे हो जाएंगे, तीसरे में ही रैंकिंग के अंदर मसला आएगा, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं, अक्सर औकात आखिरी के अंदर ही मसला होता है। L1 के 1200 यूनिट्स,
L1 के 1200 यूनिट्स। अब L3 का स्केर्स रिसोर्सेज यहां से पिक करो, इधर जाओ, इधर से ये स्केर्स रिसोर्स से 6 पिक करो, L1 यहां पर जाओ, ये वाले पिक करो 8। अब 1800 ज़रब 6 10,800 घंटे। अब इसके ऊपर फार्मूला भी बेशक लिख दें, अच्छी बात है, फार्मूला लिख दें। इसको कहें P है, इसको कहें ये Q है, और ये P इंटू Q है। $9,600। 9,600 मेरे पास अवेलेबल थे 25,000, तो बैलेंसिंग कितने बन गई? 4600 मशीन आज मेरे पास बचते हैं। इसका स्केर्स रिसोर्सेज ढूंढें, 5 है। तो अब रिवर्स बैक 4600 तकसीम 5, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 920 की क्वांटिटी क्या है मैं बनाऊंगा। बाहर से कितनी बाय करनी पड़ेगी? व्हाट शुड आई बाय? यार ਇਹਦੇ 'ਚ पानी तो नहीं पाया तुसी? सारी हाँ ऐ सही है, ਇਹਦੇ स्याही लगी हुई है। बाय या फिर आउटसोर्स। मेरी डिमांड कितनी है जी? L2 की 1500 की डिमांड है, 920 मैंने बना दी है, अपनी कैपेसिटी फुली यूटिलाइज कर दी है। अब मैं जाऊंगा बाइंग के लिए। कितनी है जी? 1500 माइनस 920, 1500 माइनस 900, 580 को मैं बाय करूंगा। कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म। इतना सा क्वेश्चन था बेचारा। अब अगर हम सॉल्यूशन देखते रहेंगे ना, सॉल्यूशन एग्जामिनर का सॉल्यूशन, मैंने कहीं पर इसमें पूरे क्वेश्चन के अंदर सेल प्राइस को यूज नहीं किया, ठीक। मैंने कहीं पर पूरे क्वेश्चन के अंदर मटेरियल भी यूज नहीं किया। मजे की बात, वो भी यूज नहीं हुआ क्योंकि ये निकल गया दोनों जगहों से। हाँ कर भी लेता तो कोई मसला नहीं था। तो आंसर फिर भी मैच किया होगा, आप निकाल के चेक कीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ। कहते हैं तो मैच है, टेंशन नहीं लेनी, मैच है, ठीक है जी। तो बाज़ औक़ात क्वेश्चन बताया टेढ़ा होता है। जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, सोचते हैं, मैं फॉर्मेट ना बनाता तो क्वेश्चन नहीं होना था। ये नहीं समझ लगनी थी क्वेश्चन उठाना कैसे है। यहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो दिमागों में आगे टलियाँ भी शुरू हो गई थी कि यार यहाँ पर तो टोटल स्केर्स रिसोर्सेज का टोटल चाहिए होगा, कैसे करेंगे। तो फिर दरमियान में छोड़ के ऐसे ही काम शुरू कर दिया, अच्छा ये भी कर देते हैं। हालांकि दरमियान में काम छोड़ना नहीं चाहिए था, रैंकिंग कर देनी चाहिए थी। रैंकिंग करने के बाद सोचते यार अब घंटे हैं कितने, वो से फाइंड कर लें। अगर घंटे फाइंड हो जाते तो ठीक, नहीं तो ज़ूम कर देते कैलकुलेशन करके। उसके लिए भी अक्लमंदी चाहिए कि यार ये यूनिट्स लो जिनकी ज़रूरत है, उनको घंटों से मल्टीप्लाई करो और टोटल जो घंटे बने इनके को बनाने में उससे थोड़ा सा कम एज्यूम करो, अदरवाइज सारे पूरे हो जाएंगे ना, ठीक है ना। मसलन 20,000 घंटे ये टोटल चाहिए, इसके लिए 1500 से भी थोड़े से ज़्यादा, 25,000 से ज़्यादा चाहिए, 27,000 29,000 चाहिए, तो थोड़ा सा कम एज्यूम करो, ठीक है। नहीं पता चले 40,000 एज्यूम करके हो गया। अजम्पशन लेने का भी कोई ना कोई रूल होता है। नहीं समझ लग रही ना, तो इसके मार्क्स कटेंगे ना। मैंने क्या कहा, इधर के मार्क्स कटेंगे ना, पहले तो ठीक हो जाते, सारी चीज ठीक। इसके मार्क्स कट जाएंगे स्टेप के कि 25,000 कैसे निकला। मैंने कहा नहीं समझ लग रही, और लॉजिकली अजम्पशन लेनी है
पता चले 40,000 एजम्पशन लेती है, सारे बना के साइड पे कीते, कोई बाय नहीं करना ऐसा नहीं। तो फिर एजम्पशन लेते हुए भी थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन लगाई कि यार मेरे टोटल घंटे कितने बनते हैं, कैलकुलेशन की, या फिर यहाँ पे 2 की कर ली, तीसरे के ऊपर यार मैंने शॉर्ट मारना है कोई ना कोई, 1500 में से चलो 1000 इधर रखने हैं, 1000 इधर बनाओ, टोटल जो आए अज्यूम करो कि यार इतने बनने चाहिए, 500 इधर ले जाओ, ऐसी एजम्पशन बन सकती है। ये वाले मार्क्स लूज हो जाएंगे, 1 या 2 मार्क्स, और बाकी 8 मार्क्स आ जाएंगे। बजाय इसके कि आप टेंशन लेते रहें, पता नहीं कैसे निकलना है, क्या होना है, क्या नहीं होना, किधर चली गई, किधर क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो फिर उसका हल एक आता है कि कुछ ना कुछ अजम्पशन लो, लेकिन अजम्पशन लेने के लिए भी ये यूज़ कर लो, थोड़ा सा ब्रेन यूज़ कर लो कि यार एग्जामिनर कहे कि यार कोई चवल किस्म जो है, चवल किस्म की अजम्पशन नहीं लेती हमने, है ऐसी बात ही है ना, कोई ना कोई तो सही तरह से काम करो ना। वो शायर था ना, उसने कहा था कि मुशायरा सुनाते हुए कुछ दरमियान में लफ्ज़ आया, उसने मुशायरे में चवल का लफ्ज़, तारिक मसूद था कि कौन था, तो उसने कहा कि जी चवल दिखाया जा सकता है बताया नहीं जा सकता। तो मैं भी बता दिया है, समझा दिया है कि चवली होती की है तो ये चीज़ है, और इतना आसान सा क्वेश्चन था। और एक और चीज़, दूसरा जो थ्योरेटिकल चीज़ थी, तकरीबन 10 से 15 मार्क्स की थ्योरी आ रही है और पास करवाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, और हर चैप्टर में से चंद चीज़ें ही आती हैं। ऑलरेडी मैंने सर्कुलेट की हुई है आप लोगों के साथ एक समरी बना के, बहुत सारे चैप्टर्स की, इम्पोर्टेंट विद पास पेपर है आप लोगों के पास, तो उसको यूज़ करके कर लें। ये वाला क्वेश्चन भी उसमें मौजूद होगा। डिस्कस एनी 4 नॉन फाइनेंशियल कंसीडरेशन। एक है फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, क्वालिटी देखोगे, टाइम फैक्टर देखोगे, डिपेंडेंसी देख लोगे, इस तरह की चीज़ें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो आपने ऑफन रेलेवेंट टू आउटसोर्सिंग डिसीजन। तो ये क्या है? रेपिटेशन, प्योरली रेपिटेशन। अब ये वाले मार्क्स जो बच्चा लूज करता है ना, वो बेवकूफ है, लिटरली बेवकूफ है कि 10, 12, 15 मार्क्स की थ्योरी हम छोड़ दें कि यार हमसे नहीं होती है। 10, 12 पेजेस के ऊपर थ्योरी है सिर्फ और सिर्फ, और 25 से 30 पेजेस के दरमियान में विद पास पेपर बनती है। पास पेपर भी तो कुछ कैरी करेंगे ना, 2009 से लेके अब तक के पास पेपर रखे गए हैं, ठीक, उसके क्वेश्चन हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं, तो वो भी एक दफ़ा गो थ्रू करें। आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको गो थ्रू करने में रिवाइज हो जाएंगी। काइंडली ये 10 से 15 मार्क्स के ऊपर भी क्या कर लें, काम कर लें। हर चैप्टर में से थोड़ी थोड़ी सी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, इस तरह की थ्योरी वो डाल देता है। 15 एक मार्क्स, 10 मार्क्स, 13 मार्क्स, इस तरह की थ्योरी आती है। बच्चा थ्योरी करता ही नहीं है, 15 मार्क्स तो ये साइड पर हुए। अब 85 में से पास होना है, 85 में से हमने गलतियां भी करनी है, फिर कहते हैं मुझे क्यों निकाला है। तो फिर मिलेंगे वाला आई क्या कहेगा, फिर मिलेंगे। चलें, थैंक यू, आज के लिए बच्चे इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।